गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर कि आप कल क्यों नहीं आए। आप दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ है और सोर थ्रोट भी साथ में था। तो कल जो है वो मैं रिकॉर्डिंग करने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन जो है कि मेरा गला ख़राब था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने जो है वो मेडिसिन लिए और गार्गल्स किए, और उसके बाद मैंने अपनी पूरी एनर्जी बचा कर रखी कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ और उस रिकॉर्डिंग में ऐसा ना लगे कि मेरा मेरा तबीयत खराब है। क्योंकि मुझे ये प्रायोरिटी तय करनी थी कि मुझे करना क्या है। और मेरे पास चूंकि आर बैच की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में ना, रिपीटर्स रैपिड रिविजन बैच की रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, टारगेट बैच की, फोकस बैच की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो उसके लिए चूंकि शेड्यूल का हिस्सा होती है वो, तो शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर ये तय किया मैंने कि मॉर्निंग मोटिवेशन में अभी हम एनर्जी नहीं लगाते हैं, हम शांत रहते हैं, कम बात करते हैं और सीधा स्टूडियो में जाऊंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा। उसके बाद जो है किसी से बात नहीं करूंगा और अपने गले का थोड़ा ध्यान रखूंगा, ताकि जो है वो नेक्स्ट डे मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। मैं हमेशा इस बात को मानकर चलता हूँ कि लाइफ में कई बार आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती है, ठीक है, प्रायोरिटीज तय करनी होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि मॉर्निंग मोटिवेशन मेरी लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है। मैंने पिछले 500 एपिसोड में कुछ बार ऐसा हुआ है कि रीशेड्यूल हुआ है ये, लेकिन 99% जो है वो जब जो कमिट किया वो किया मैंने, ठीक है। फिर मैं कल दिन भर सोचता रहा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं 5-10 मिनट की एक रिकॉर्डिंग कर दूंगा आपके लिए, लेकिन मुझे दिन भर में टाइम नहीं मिला और मेरा मन भी नहीं किया। एक्चुअली मुझे स्वास्थ्य खराब होने से मेरा मन भी नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया बेटा, ठीक है। और आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे मन में पूरे समय था कि मैं अब रिकॉर्डिंग कर दूंगा, अब रिकॉर्डिंग कर लूंगा, अब रिकॉर्डिंग कर लूंगा, पर फाइनली हो नहीं पाया वो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं आपको देना चाहता हूं मेरे इस एक्ट से, वो ये है कि लाइफ में कई बार आपको पास में आप सभी चीज़ें आपको प्रायोरिटी में दिखाई पड़ेंगी, लेकिन उसमें भी आपको जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को चुनना पड़ेगा आपको, कि कब क्या कैसे परफॉर्म करना है। तो वो आपकी क्या प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो इंडियन क्रिकेट टीम को उन्होंने हराया, जीत गए वो, तो एक बड़ा अच्छे कुछ मीम्स भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे जो है वो शॉर्ट्स रील्स भी बना रखे हैं इसके ऊपर। और मैंने खुद सोचा, मैंने पूरा मैच देखा एक्चुअली। जनरली मैं क्रिकेट सिर्फ मैं वर्ल्ड कप के समय देखता हूँ, बाकी मुझे क्रिकेट का कोई शौक नहीं, ठीक है। मतलब क्रिकेट मुझे पसंद है क्योंकि मैंने एक ज़माने में अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी क्रिकेट खेला हुआ है। और आपको बता दूं मैं कि मैं जो है ऑलराउंडर बैट्समैन, मतलब मैं ऑलराउंडर था, तो मेरा बॉलिंग मेरी स्ट्रेंथ थी। मतलब मैं अपने समय में बहुत अच्छी स्पिन बॉल, मीडियम पेस स्पिन बॉल किया करता था मैं। और 5वें या 6ठे नंबर पे मैं बैटिंग करने आया करता था बैठ के अपनी टीम के लिए। तो क्रिकेट तो जो है वो बहुत प्रिय है मुझे, लेकिन मुझे लगता है बहुत लंबा समय खाने वाला गेम है, इसलिए मैंने फिर उसको प्रायोरिटीज लिस्ट से हटा के सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित कर दिया। वर्ल्ड कप में भी इंडिया वाले मैच केवल। तो एक बात जो अंतर आया कि जो मैंने एक अखबार के अंदर पढ़ा, जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल लिखा उसमें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया की टीम को हराने के लिए क्या किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने हर एक प्लेयर की, पूरे पूरे जितने भी हमारे 1 से लेकर 11 तक प्लेयर हैं, सबकी उन्होंने वीकनेसेस को जो है आइडेंटिफाई किया। और उनकी टीम, वो समझ चुके थे कि हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, वो अपने मन में उनको पूरा भरोसा था। और उन्होंने जो है वो जो लास्ट के 2-3-4 दिन उन्होंने जो है वो घंटों घंटों उनके कोच ने जो है वो कि कैसे हम कहाँ बॉल डालेंगे तो कहाँ पर जो है वो शुभमन गिल गलत शॉट मार सकते हैं और हम कैच आउट कर सकते हैं, कहाँ पर हम जो है वो फला बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, क्या हमको उसको जो है वो लालच देना है कि जिससे वो ऐसा शॉट खेले जिससे हम कैच आउट कर सके, और कौन सा बैट्समैन किस जगह पर कैसी बॉल पे क्या शॉट मारता है, उसका पूरा R&D किया उन्होंने। और अपनी फील्डिंग पूरी लगाई। यदि आप मैच देखोगे आपको मालूम चलेगा कि जहां बॉल जा रही थी इंडियन प्लेयर्स की, बैट्समैन की, वहां पर एक फील्डर मौजूद था। उन्होंने 50 रन तो कम से कम जो है वो फील्डिंग करते करते रोके होंगे, और बस उनका टारगेट वही था। तो जब जब जो है वो पैट कमिंस से पूछा गया कि भारत में जब आप मैच में फाइनल में 1,30,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे, इतना बड़ा शोर था, 127 डेसिबल 128 डेसिबल का इतना बड़ा शोर था, आप इस शोर को कैसे टैकल कर पाए, इतना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर आपने कैसे बर्दाश्त किया, कैसे आप जो है विनर बन के आए। तो पैट कमिंस का आंसर क्या था, आई वॉन्ट टू लिसन साइलेंस। मैं
मैं सुनना चाहता था सन्नाटा, एंड वी डिड इट, हमने किया वो। आप देखना ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग चल रही थी पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट जब 2-3 विकेट हो गए उसके। जब इंडियन बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो स्लो स्लो बैटिंग कर रहे थे और जो है वो बॉलर्स हावी होते ऑस्ट्रेलिया, तब भी सन्नाटा था। मतलब उस चीज ने इतना बड़ा लेसन दिया कि यदि आप बहुत सारे लोग आपके आसपास भी हों, सपोर्टर आपके आसपास भी हो, आपको कला आना चाहिए कि आप उनको कैसे जो है वो साइलेंस कर सकते हैं। वो किया। अच्छी चीजों के लिए हमको एक्सेप्ट, देखो क्या होता है कि जीत या हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन अच्छी कुछ बातें यदि आप अपने कॉम्पिटिटर से भी सीख सके, उससे सीखने की आवश्यकता है। खैर, अब क्रिकेट की बात बहुत हो चुकी है, अब हम अपने पढ़ने लिखने की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो है हमको कई लोग इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम वर्थफुल नहीं है, ठीक है, वर्थवाइल नहीं है, मतलब हमारा कोई वैल्यू नहीं है, और हमको ऐसा घर में लगता है, बाहर के लोग हमको एहसास दिलाते हैं, और पता नहीं कभी कभी खुद में भी सेल्फ डाउट की कंडीशन में आते हैं कि हम उस लायक है भी कि नहीं है, या हमारा कोई वर्थ है कि नहीं है हमारा, ठीक है। याद रखिए, बहुत अच्छी एक किताब है, किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, द 48 लॉज ऑफ पावर, और ये बुक है रॉबर्ट ग्रीन की बुक है। इसमें ये बात लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं, शहंशाहों की तरह रहे, शहंशाहों की तरह रहे, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट जैसा काम करें। वो कहते हैं कि राजा महाराजाओं को एक अलग तरह का मुकुट पहनाया जाता है। अब मुकुट जो होता है ना, जो जो उनके सिर पे मुकुट है, वो मुकुट जो है वो उसमें इसलिए नहीं पहनाया जाता कि महंगा होता है, सोना होता है, हीरा होता है, राज दरबार का प्रतीक, नहीं, वो इस बात का प्रतीक है कि तुम श्रेष्ठ हो। और वो जो मुकुट पहनने के बाद राजा को जो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना, उससे सब दरबारी उसकी बात सुनते हैं और अपनी बात कह पाता है वो। तो ऐसे ही हम सब लोग को जो है वो अपने आप को एक प्रकार से ये सोचना है कि कभी भी, उस बुक में लिखा है कि नेवर थिंक, अपने बारे में कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपना जो यकीन है अपने ऊपर से ना हिलने दें, क्योंकि दुनिया में एकमात्र आदमी, जब जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में होगी, तो एकमात्र आदमी जिसको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए वो तुम हो सकते हो। गिनती 1 से शुरू होती है। मिनिमम व्यक्ति, मिनिमम पर्सन जिसको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए वो स्वयं तुम होना चाहिए। अब जब तुम अपने ऊपर यकीन नहीं करोगे और तुम चाहोगे पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर यकीन करे, तो हाउ इज इट पॉसिबल, बताइए। गिनती का 1 तो तुमसे शुरू होगा ना। कल मुझे एक बच्ची ने फोन लगाया शाम को, और मुझे वो 1 महीने से कॉल ट्राई कर रही थी। उसने मुझसे, 11th क्लास की स्टूडेंट है, उसने मुझसे पूछा एक क्वेश्चन। फोन उठाते ही मैंने पूछा, बताओ बेटा, तुम 1 महीने से फोन लगा रही हो, आज कॉल कनेक्ट हुआ मेरा द्वारा, तुम क्या बताना चाहती हो? तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया, सर बायोमेंटर्स को आप नंबर 1 इंस्टीट्यूट क्यों कहते हो, जबकि हमारे यहां से कभी भी 1 रैंक नहीं आया, 2 रैंक नहीं आया, 10 रैंक भी नहीं आया हमारे यहाँ से, अंडर 10 में कोई बच्चा हमारे पास से नहीं आया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि गूगल में सर्च करो तो आप नंबर 1 पे आते हो। आप कहीं पे भी जानकारी हो, वहाँ पे बायोमेट्रिक के बारे में बड़ा बड़ा लिखा रहता हो कि सबकी ये तो महान इंस्टीट्यूट है, ये सब कुछ है, ठीक है। ना कोई आपका सेलिब्रिटी विज्ञापन करता है, ना कोई बहुत बड़ा हल्ला है आपका, तो फिर आप नंबर 1 किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो? तो मैंने एक क्वेश्चन किया, काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा बेटा बोलना बंद कर दो, बताओ कि तुम क्या जानना चाहती हो। तो मैंने उसको बताया कि देख बेटा, ऐसा है कि जब बायोमेंटर्स एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो मैं जब भी ऐसा कहता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्योरली 100% डेडिकेटेड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की बात करता हूं। पूरे इंडिया में बायोमेंटर्स के अलावा कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया हो बच्चों को, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सिस्टमेटिक और जिसे बोलते हैं ना हम कि एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया हो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाया हो, बच्चों की ज़िंदगी पर प्रभाव छोड़ा हो, और सबसे अधिक मेडिकल सिलेक्शन लिए हो। सिलेक्शन खरीदे ना गए हो, सिर्फ एक गूगल फॉर्म के आधार पर सिलेक्शन को घोषित ना किया गया हो। घोषित क्या हो गया हो कि बच्चा कब जुड़ा, कितने महीने पढ़ा, कमांडो आईडी उसकी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन को बताता है। 15,000 से अधिक बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, और ये बच्चे जो सिलेक्ट हुए सब ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, बायोमेट्रिक्स के बच्चे हैं, एक्सक्लूसिव बच्चे हैं, उनके बारे में। तो मैं अपने आप को उन इंस्टीट्यूट से बिल्कुल कंपेयर नहीं करता हूँ जिनके पास 1 रैंक है, 2 रैंक है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, सालों से चले आ रहे हैं, लाखों रुपया फीस है, इतना बड़ा वो है, मतलब वो कोचिंग क्लासेस नहीं है, वो कोचिंग इंडस्ट्रीज है वो।
तो कोचिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल तुम हो और प्रोडक्ट भी तुम हो, बीच का प्रोसेस का हिस्सा वो लोग हैं, ठीक है। तो हम रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, क्योंकि हम ऑफलाइन है ही नहीं है। सेकंड इसके अलावा ये है कि वी आर नंबर 1 in honesty, we are number 1 with our commitment, we are number 1 with our discipline, we are number 1 कि हम एक एवरेज बच्चे से भी कैसे सिलेक्शन निकलवा पाते हैं। उसके लिए हम कोई स्कॉलरशिप टेस्ट करके, कोई टैलेंट हंट करके एक अलग ग्रुप बना दें छोटा सा और एक बड़ा ग्रुप बना लिया, ऐसे करके हम नहीं करते। कोई कहीं भी जुड़ गया उसको परचेस करके रिजल्ट बता दिया, वो भी नहीं करते। तो बताओ, मैंने कहा कि ईमानदारी और सच्चाई को क्या हम नंबर 1 नहीं बोले हैं? और यदि हम अपने आप को नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा हमको? हमको अपने अंदर यकीन होना चाहिए कि हम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब बढ़िया काम करेंगे हमारी पूरी टीम उस एनर्जी से काम करेगी उसमें, तो इसमें क्या गलत है? और तुमको लगता है कि तुम्हारे नंबर 1 रैंक लाने से मैं नंबर 1 हो जाऊंगा, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। मैं नंबर 1 होऊंगा अपने काम से, अपने कर्तव्य से, अपने कमिटमेंट से नंबर 1 कहलाऊंगा बैठ के। नंबर 1 में इसलिए नहीं कहलाऊंगा कि किसी की रैंक 1 आ गई 2 आ गई। अरे बच्चा आज ये 1 रैंक का इसके पास है, कल वो दूसरे के पास होगा। एक ही 1 रैंक वाला बच्चा 5 कोचिंग वाले छापते हैं, तो पांचों नंबर 1 है क्या? तो मैंने उसे समझाया बच्चे को, बेटा ये सब मार्केट के फेरे, बाजार के फेरे मत पड़। तू बोलेगी तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं नहीं बोलूंगा इस चीज को, लेकिन मैं इसलिए बोलूंगा कि ताकि मेरी टीम को यकीन हो कि वो सही काम कर रहे हैं, मेरी टीम को यकीन हो कि वो दे आर ऑन द राइट ट्रैक, दे आर विद द राइट ऑर्गेनाइजेशन विद द राइट इंटेंशन। तो मुझे बोलना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है मुझे। तो यदि मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट रखूंगा, अपने आप को यदि मैं सम्राट नहीं समझूंगा, तो दूसरा कैसे यकीन करे? पहला यकीन तो मुझे अपने ऊपर होना चाहिए, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मेरा विरोध किसी क्लासेस से या किसी और लोगों से कंपटीशन नहीं है। मेरा विरोध है कि जो बच्चे गरीब, पुअर बैकग्राउंड के, हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता प्रॉपरली, तो उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। मेरे पास उसने कहा कि सर आप विज्ञापन कीजिए गूगल पे, आप टॉप पे आने के लिए, मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे पास जो 70-80 बच्चे जिनकी फीस भर रहा है, वो पैसा कहाँ से आएगा? मुझे एक पालक के समान, पेरेंट के समान उन बच्चों की फीस भरने तक का सबका ध्यान रखना पड़ता है। हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं, नए बच्चे आते हैं, स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, पुराने बच्चों की अगले साल की फीस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो एक पिता के समान चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो परिवार के समान चल रहा है। और परिवार में दिखावा या आडंबर नहीं होता है, परिवार में जिम्मेदारियां होती है। परिवार में दिखावा या आडंबर नहीं होता है, परिवार में जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। बाद में उस लड़की ने बोला कि सर मैं समझ गई आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि तुमको यदि चाहते हो नंबर 1 बायोमेंटर हो, तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी और तुमको अपने आप को श्रेष्ठ समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आते वही जो हम पढ़ा रहे वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। वही कॉन्टेंट एग्जाम में था, कोई दूसरा पढ़ाएगा वो भी वही पढ़ाएगा। फर्क इतना सा है कि कहीं पर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और कहीं पर हम ऑल एस्पेक्ट से नॉलेज को ले रहे हैं। जो अंतर एक टीचर और गुरु में हो सकता है, वही अंतर एक कोचिंग क्लासेस में और बायोमेंटर्स में। टीचर सब जगह है, पर गुरु जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले लोग यहां पर हैं। अब चॉइस तुम्हारी ही पूरी, ठीक है। तो मैं वही बोलता हूं बेटा कि अपना कॉन्फिडेंस कभी मत हिलाइए। आपके किसी बहुत सारे मन में शक या डाउट आपके आएंगे, उनको खारिज कीजिए और बोलिए कि आई एम द बेस्ट, मैं बेहतर कर सकता हूँ, और मैंने शायद अभी तक दुनिया को अपना बेस्ट नहीं दिखाया, पर मुझे यकीन है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।